नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने वही किया जो वो हमेशा करता है कि जितने भी उग्रवादियों के सरबराह हैं उनको ख़त्म करता है। पहले हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, फिर आपने देखा उनको हमास की टॉप लीडरशिप को पहले उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन ये नए नए लीडर बनते रहते हैं। उन्होंने कतर में जाकर उसे ख़त्म कर दिया। मेरा सिंपल क्वेश्चन आप सबसे है कि दुनिया में अगर बहुत बड़ी कोई फैमिली है जो कि टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, वो तो कांग्रेस है भारत की। क्या इजराइल अगली बार राहुल गांधी के और जो 10 जनपद है उसको अटैक करने वाला है, ताकि वहाँ पर जो जिहादियों को प्यार करने वाले, उनके लिए रोने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, हमारी आर्मी के हाथ बांध कर उनको जिहादियों के सामने खड़े करने वाले कि जिहादियों को नहीं टच करना, इनकी हाय लग जाती है। तो ये जो लोग हैं, क्या अगली बार इजराइल राहुल गंदगी का जो मोहम्मद तुगलक रोड पे रहने वाला और 10 नंबरी माँ जो 10 जनपद पे रहती है, जो कि हेडक्वार्टर है उग्रवादियों का, क्या उसके ऊपर अटैक होने वाला है? और अगर यही तरीका है तो भारत की गवर्नमेंट को भी फ्री में लेसन ले लेना चाहिए। अब इसका डोनाल्ड ट्रंप का इसके अंदर क्या सीन है? इजराइल ने ये काम क्यों किया है? क्या ये सिर्फ हमास को तंग करने के लिए या मैसेज देने के लिए है इस मुस्लिम वर्ल्ड को कि भाई तुम कहीं भी हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, या मुद्दा ही कुछ और है? अब इसके ऊपर बात करेंगे। भारत के ऊपर ये बॉम्ब कब गिरेगा? भारत के ऊपर नहीं, 2 घरों के ऊपर, जो कि ज़रूरी है। और एक यूपी में भी कहीं घर है ज़मीन चोर का, लैंड चोर का, क्या उसके घर के ऊपर भी, ताकि जो हज़ारों लाखों एकड़ इन्होंने कब्ज़ा किया है भारत पे, वो भी छूट जाएगा, कुछ तो फ़ायदा होगा। और जो ये हमेशा बोलते हैं कि भाई मंदिर बना के क्या होगा, आप कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों नहीं बना देते, तो इनकी जो चोरी करी हुई लैंड्स हैं उसके ऊपर हम स्कूल कॉलेज सब बना देंगे, कोई चिंता नहीं है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, इजराइल भारत कनेक्शन। मंजर जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी। क्या बॉम्ब अगला? हमारे नेतन्याहू जब भी याहू बोलते हैं एक आधा बॉम्ब फेंक देते हैं वो। क्या अगला याहू राहुल गांधी के घर के ऊपर या 10 जनपद के ऊपर होना चाहिए? जी। इतने बड़े नहीं है कि इनके ऊपर बॉम्ब मारा जाए, ये तो सुतली बम से डर जाएंगे। बॉम्ब बहुत महंगा होता है। देखिए, जो इजराइल ने किया है वो 12 एयर स्ट्राइक किए हैं दोहा पे, और जो हमास का हेडक्वार्टर था वहां पर उसको मारा है। मजे की बात क्या है, हमास का जो हेड था वो अपने सारे प्यादों के साथ बैठ करके किस बात की चर्चा कर रहा था? यूएस ने जो पीस सीज फायर कराया है उसके लिए उसमें क्या करना है। सीज फायर पे जब चर्चा हो रही थी तो ओपन फायर हो गया। वो क्या था, वो जो हमास का लीडर था वो बोल रहा था प्लीज सर्व द टी हॉट, इट इज लिटिल बिट वार्म, तो इजराइल ने गर्म कर दिया और कुछ नहीं है। उसके खैर बीवी बच्चों के लिए कह रहे हैं कि वो बच गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आ जाते हैं कि देखिए, सीज फायर पे पूरा झगड़ा आज तक क्या चल रहा है, या तो मेरे हॉस्टेज दे दो, नहीं तो उनकी लाशें दे दो, झगड़ा खत्म। लेकिन अब 2 साल होने को आए, वो ना हॉस्टेज दे रहे हैं ना उनकी लाशें दे रहे हैं। नेतन्याहू को मौका दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार दिया बैल ने। और मोसाद की एक हमेशा से ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारा दुश्मन है, हम जाके मारेंगे। तुम्हारी सॉवरेनिटी गई तेल लेने, इफ इट इज अगेंस्ट माय इंटरेस्ट देन यू विल फेस अ स्ट्राइक। वो ईरान हो, इराक हो, कतर हो, गाजा हो, कुछ हो। इफ भारत you are harboring anybody who's anti-Israel, then you are finished. Okay? इस बदला लेने की ताकत को हम समझते हैं और हमें भी सीख लेना चाहिए। अब ट्रम्प कतर के स्वामी हैं, अमेरिका कतर का स्वामी है, ठीक है? तो अमेरिका का क्या रोल होगा? भाई वो इजराइल तो नहीं छोड़ सकता, ठीक? तो कहेगा हमने बता तो दिया था। कतर का अमीर क्या कहेगा, नहीं बताया था, बहुत देर से बताया था, जब बम आके फट गया फिर आपने बताया, तो ऐसा बताने से फायदा क्या? तो अमेरिका ने अपने हाथ इस पूरे धंधे से धो लिए। अब जितना मुस्लिम वर्ल्ड है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास फिर बुहा लगाने गया, इजराइल को रोक तो माई बाप। उन्होंने निंदा कर दी, उनका काम में तीसरी हो गया क्योंकि इसके आगे यूएन कुछ नहीं कर सकता। तो सारी घटना पे जो पटाक्षेप हुआ है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, इसका कोड नेम जानते क्या था? इसका कोड नेम था समिट ऑफ फायर, क्योंकि वो समिट करे थे ना सीज फायर वाली, इसलिए इसका नाम रखा था समिट फायर।
और इजरायली में इसका नाम था अलजेट हादिन, मतलब डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन। धड़ाक आ गया, बस ठीक है। तो 6 हमास के टॉप हेड्स गए और एक कतरी सिक्योरिटी वाला गया है। आईडीएफ और शिदमत ने इसको किया था। अब इसका कारण क्या है? आप आईमेक बना रहे हैं, स्वेज कैनाल है, जिबूती के पास हूती स्ट्राइक करते रहते हैं, रेड सी में आवागमन काफी दिक्कत वाला हो गया। तो पैरेलल क्या है? पर्शियन गल्फ। ठीक, पर्शियन गल्फ जाता है बेन गोरियन पे। वहां पर एक चीज बन रही है, बेन गोरियन कनाल। वो कैसी है? स्वेज कैनाल जैसी है। ठीक, अब वहां से अगर शिप्स आना शुरू हो जाएंगे तो तेल का आवागमन वहां से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दुबई वगैरह सब उसी में खुलते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी स्वेज कैनाल से। तो अब वहां पर ये जो चल रहा है ना, वो एक्चुअली लैंड की है। सीरिया क्यों लिया था? क्योंकि सीरिया का भी बॉर्डर मेडिटरेनियन से लग रहा है। तो जितना भी मेडिटरेनियन का शोर है, मतलब किनारा है, शोर का मतलब नॉइज नहीं, अंग्रेजी वाला शोर, वो जल रहा है। जितनी बीचेस हैं वो जल रही हैं कि आपको उसके पैरेलल रूट्स, डीप वाटर पोर्ट क्रिएट करने हैं और बेन गुरियन कैनाल के पैरेलल वो करने हैं कि लैंड से आएगा तो यहाँ जाएगा, सी से आएगा तो ऐसे जाएगा। दैट्स व्हाट दे वांट। इसीलिए ट्रम्प वहाँ इन्वॉल्व हुए हैं कि वो ट्रम्प टावर नहीं बनाएंगे प्रभु, वो ट्रेड रूट से जो है कमाएंगे। दैट इज द पॉइंट। ओके, तो ये सारी पर्शियन गल्फ, ये सारी एरिया वो करें जहां पर भी कोई भी ऐसी सरकार है। इसीलिए सऊदी ने इजराइल के साथ कोऑपरेट किया है काफी समय से। जो जन्म के दुश्मन थे उन्होंने दोस्ती इसीलिए की है क्योंकि तेल का व्यापार हो सके, और तेल के व्यापार के बॉस कौन है यहाँ पर? अमेरिका है। ठीक, ऑयल लॉबी अमेरिका में बहुत बड़ी है, ये सबको मालूम है, और वो सत्ता में कौन बैठेगा उसको डिसाइड करती है। पेट्रो डॉलर यहीं से निकलता है। तो ये सारी लड़ाई इस बात की है। अब कतर चीखता चिल्लाता रहे, लेकिन अल्टीमेटली उसको चुप लगानी पड़ेगी। कतर पे स्ट्राइक करने का एक और वो है, अभी आपने कतर को यूपीआई देके भेजा था ना बाबू, वो पेट्रो डॉलर से दूर खड़ा, तो अमीर को ये वार्निंग है, भाई साहब अभी तो जो मिसाइल आई है वो हमास के हेडक्वार्टर पे गिरी है, अल जजीरा पे गिरी है, आप पे ना गिर जाए, पेट्रो डॉलर में वापस आओ, यूपीआई को डिच मारो। मंजरी जी कैसे होगी? वहां पे तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो अमेरिका का दिया हुआ है, इसीलिए तो वो स्विच ऑफ था। मिसाइल आई तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था प्रभु? हमने ये केस देखा ना, बोफोर्स, जब पाकिस्तान से हमारी करगिल की चल रही थी, हमने बोफोर्स से कहा गोले दो, उन्होंने कहा हम नहीं देते, पाकिस्तान हमारा फ्रेंडली नेचर है। ये हम कहाँ से देखते आ रहे हैं? ये हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से देखते आ रहे हैं। 2 हिंदू राजाओं को बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, सेना किसी को भी बुरी नहीं लगती, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, इसलिए हम आपके राज्य में बैठेंगे कि कहाँ खतरा है, हम भी तो वो करेंगे, ठीक है आ जाओ। वो ये नौकर की तरीके से गए थे, स्वामी की तरह से नहीं गए थे। फिर इसने जैसे डीप स्टेट का काम है, दोनों राज्यों को लड़वाया और अपनी सेना वो कर दी कि मैं इनको भी सुरक्षा दे रहा हूँ, मैं इनको भी सुरक्षा, आप दोनों के बीच में मैं कैसे को करूँ, इसलिए मैं हट गया, ये दोनों कट मरे तो मैंने दोनों राज्य ले लिए। वही काम अभी भी हो रहा है। इजराइल फायर कर रहा कतर पे, इजराइल को हथियार अमेरिका ने दिए, कतर को हथियार अमेरिका ने दिए। अब तुम दोनों लड़ रहे हो तो मैं क्या करूंगा? मैं तो चुप बैठ जाऊंगा ना, मैंने तुमको बता दिया तो मेरी ड्यूटी कैंसिल, मैंने बस इतना ही कर सकता था। और वो क्या कहेगा, भैया बम आके गिर गया, उसके बाद तुम्हारी पेट्रियट मिसाइल, वो चूंकि इजराइल का बम भी हम ही ने बनाया था ना, तो मैंने मिसाइल स्विच ऑफ कर दी, एयर डिफेंस सिस्टम स्विच ऑफ कर दिया। इसी कारण मोदी जी क्या कह रहे हैं, एक चिप से लेकर के बम तक सब कुछ मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि तुम कब उसको स्विच ऑफ कर दो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। और एन युद्ध में क्या करूंगा? मंजरी जी मेरा सिंपल क्वेश्चन दोबारा से आपके पास है कि नेतन्याहू जहां पर भी उग्रवादी होते हैं उसके कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, या उसके जो लीडर्स होते हैं दुनिया में कहीं भी हो, उनको वो उड़ा देता है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी खुद, उसकी गंदगी परिवार है, इसको उड़ाया क्यों नहीं जाता? अभी आप खुद नहीं कर सकते, नेतन्याहू को बोल के करवा लीजिए। बोले जो काम हम खुद कर सकते, बोला ना सुतली बम का वो है। और राजनीति में टाइमिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सुरॉस को जाने दो, बार बार बोल रही हूँ, ये भी निपट जाएंगे। और ये आपको लग रहा है राज परिवार है, एक्चुअली ये मिनियन है।
अगर इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तो ये 3 प्राणी कुछ नहीं कर सकते, 4 प्राणी, तो 4 है ना, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका, राहुल और उनकी अम्मा। हम्म। इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल बेकार है। तो हेडलेस चिकन बनाओ ना, पहले सोरोस को उड़ाओ, इंस्ट्रक्शन तो वहां से आ रहे हैं ना। ओके, बिल्कुल जैसे इसराइल ने किया है, जैसे इसराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप को ख़त्म करने के बाद बिल्कुल हेडलेस चिकन हो गया है हमास। और वही हाल, आपका बिल्कुल बात सही है। चाइना को इकोनॉमिकली डाउन करना था, ऑलरेडी कर दिया है। उधर से सोरोस या तो कब्र में जाने वाला है या जेल में जाने वाला है, और ये बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह, ये चारों पागलों की तरह ये घूमते फिरेंगे। बाकी तिहाड़ जेल में हमने एक सेल बना दिया है जिसके अंदर ऑलरेडी पोल लग चुका है। बच्चन मंजरी जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो ये हमास के साथ जो कर रहा है, फिर पहले तो इसराइल ने क्या किया, टाइम ना देखिए आप। पहले उन्होंने बोल दिया कि हम पूरा का पूरा गाज़ा को खाली करेंगे। नॉर्थ गाज़ा ऑलरेडी खाली हो चुका है, वहाँ के जितने कॉकरोच थे वो सारे साउथ गाज़ा में पहुँच चुके हैं। और इसराइल ने बोल दिया पूरा गाज़ा खाली कराऊंगा, इनको रेफ्यूजी बनाकर, जैसे दुनिया में दूसरे जिस कंट्री में जाते हैं उसके लोगों को ही रेफ्यूजी ये बना देते हैं, आज इन्हीं को रेफ्यूजी बनकर दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि इतना ईजी है? और क्या ये विनिंग फार्मूला है जो शायद भारत को भी कल को जाके अपनाना पड़ेगा या अपनाना चाहिए भी? विनिंग फार्मूला है, ये ओवरटली कर रहे हैं, हम कोवर्टली कर रहे हैं, कर हम भी वही काम रहे हैं, लेकिन हम चुपचाप चाली की तरीके से कर रहे हैं, साउंडलेस। और ये पूरे धूम धड़ाके गाजे बाजे के, इनके हाथ खुले हैं, ये कोई भी वो करेंगे। देखिए, ज्यूज अगर कहीं अटैक करते हैं तो सम्राट को नहीं, दोष गोसाई वाला चैप्टर लगता है। अब अभी क्या हो रहा है, ज्यूज का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, तुर्की को अनसर्किल कर रहे हैं। साइप्रस में ज्यूज की संख्या बढ़ती जा रही है, तो 2 फायदे हैं, एक पाकिस्तानियों का माइग्रेशन रुकेगा, दूसरा तुर्की चुप बैठेगा कि इधर भी इजराइल है और साइप्रस में भी इजराइल है, मैं कितने जाऊं। ठीक है, तो ये सारी लड़ाई ना, जितनी भी आप देख रहे हैं, ये मेडिटेरेनियन की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि मेडिटेरेनियन जिसके हाथ में होगा वो यूरोप में आसानी से घुसेगा। ट्रम्प क्या कर रहे हैं, यूरोप के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, चलो इंडिया के पास जाओ। ठीक, जितने भी क्रोएशिया जैसे छोटे छोटे देशों से क्या करने का मतलब मिलने का मतलब है, लेकिन मोदी जी वहां भी जाकर के आते हैं। कारण ये सब कुछ है, ये मेडिटेरेनियन के वे टू यूरोप, और यूरोप भारत को गिफ्ट किया जा रहा है। बाकी लोग बस काम करने, तो मास्टरमाइंड तो एक ही है, लेकिन और वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। बाकी उसके जो जितने भी एजेंट्स हैं वो धूम धड़ाके के साथ दिवाली मनाते हुए काम पर लगे हुए हैं। हमारे हाथ छूट रहे हैं, हमारे हाथ क्लीन है, हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, बस हम तो सिर्फ हैप्पी मुहर्रम मनाते हैं, जिस दिन ये बेचारे अपने आप को कोड़े मार रहे होते हैं कि ऐसी मुसलमान क्यों बन गए। और इजराइल बोलता है यार जब आप इतना दुखी हो तो मैं आपको भेज ही देता ना वहाँ पर जहाँ पर आप ऐश कर सकते हैं। तो ये जो काम किया है इजराइल ने, भाई मज़ा आ गया। कतर में जाकर पहली बार मैंने देखा है कि कतर में किसी ने अटैक किया हो और पूरी बिल्डिंग को अटैक कर दिया, और पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप अभी बनी थी वो भी ऊपर चली गई है। पुरानी वाली को तो इन्होंने ऑलरेडी ऊपर भिजा दिया था रोस्ट करने के बाद, ताकि सुअर रोस्ट होके जाएगा तो अच्छा लगेगा। मंजरी जी थैंक यू सो मच, ये मैटर बहुत ज़रूरी था। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी मेरे अंदर अटका हुआ है कि भारत के अंदर जो जिहादियों का हेडक्वार्टर है 10 नंबरी सोनिया गांधी का जो घर है, कोइंसिडेंस नहीं है, 10 नंबर घर में ही रहती है वो। और मोहम्मद तुगलक जिसको सबसे बड़ा बेवकूफ़ बोला जाता था, उसी रोड के ऊपर राहुल गांधी का भी घर है। तो क्या ये दो जो हेडक्वार्टर्स है जिहादियों के, इसको कब अटैक किया जाएगा नितन याहू जी की तरफ से? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस दिन वो याहू बोलेंगे उस दिन एक आधा बॉम्ब तो इधर गिर ही सकता है। ये पेशकश मेरी ऑलरेडी नितन याहू जी को मुझे लगता है कि उनको भेज देनी चाहिए कि भाई थोड़ा सी मेहनत इधर भी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।